दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है और उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वह एक गंभीर चिंता का विषय और संवेदनशील मुद्दा है। भारत, नेपाल सहित दुनिया में जहां जहां भी हिंदू है, यह घटना उन्हें विद्वेलित करती है, बेचैन करती है। अगर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है और खतरे में है तो इसका समाधान क्या है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके दो उपाय हैं। एक सरकार के स्तर पर और दूसरा हम भारत के नागरिक हिंदू होने के नाते हम अपने स्तर पर भी इसके लिए आवाज उठा सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि सरकार क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। एक तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे भारत की राजनीति अछूती नहीं है। अच्छी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी पहचान एक मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने वाले नेता के रूप में रही है, लेकिन उन्होंने भी आवाज उठाई है। यह भले ही उनका राजनीतिक स्टंट हो, लेकिन बात वो नहीं है। बात मुद्दे की ये है कि हिंदुओं के मुद्दों को लेकर उन्होंने आवाज उठाई और केंद्र सरकार के साथ अपने समर्थन को दोहराया। वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की हो रही घटनाओं पर चिंता जताया, उसके लिए आवाज उठाई। तो दूसरी ओर ब्रिटेन के संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा दिखता नहीं है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर इनका कोई असर हो रहा है। 5 अगस्त 2024 को जो हिंसा भड़की और शेख हसीना को वहां से बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा, उस समय से ही हिंदू समुदाय के खिलाफ एक हिंसा की एक बड़ी लहर देखी गई। 200 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई। इनमें से अधिकांश अकेले खुलना जिले में हुई, जिसमें हिंदुओं की हत्याएं की गई, उनके घर में लूटपाट की गई, आगजनी की गई और बांग्लादेश की ओर से बताया गया कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के नाम पर जो शेख हसीना की पार्टी है उससे जो लोग खफा थे और उनके कार्यकर्ताओं पर ये हमले हुए। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार एक परिपाटी रही है। ठाकुर गांव में भी मंदिरों पर हमले हुए थे और वहां मूर्तियों को तोड़ा गया था। मूर्तियों को तोड़कर मूर्तियों को छत विक्षत कर तालाब में फेंक दिया गया था और इसकी वजह से भी अशांति पैदा हुई थी। इसके साथ ही पहले भी और इस साल भी दुर्गा पूजा के मौके पर मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की गई, फेक वीडियो बनाई गई और उसे व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया गया ताकि लोगों में उन्माद फैले और वह फैल। बाद में अभी हिंदुओं के संगठन बड़ा पॉपुलर है वैश्विक स्तर पर, जिसकी इन्फ्लुएंस है इस्कॉन,
उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की प्रक्रिया बांग्लादेश ने शुरू की। उसी इस्कॉन से कभी ताल्लुक रखने वाले हिंदू संत चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया गया देशद्रोह के मामले में, और चिन्मय दास की गिरफ्तारी ने इस मुद्दे को थोड़ी और वैश्विक स्तर पर इसके फैलाव के लिए जगह बनाई। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बांग्लादेश को विश्व समुदाय का कोई खौफ हो, कोई लिहाज हो। वहाँ के कट्टरपंथी अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश पर नकेल कसी जा सकती है, और कसी जा सकती है तो कैसे? मैंने पहले भी कहा कि इसके दो उपाय हैं। एक, जो हिंदुओं का होमलैंड, चाहे दुनिया में कहीं भी कोई हिंदू हो, उसका होमलैंड भारत ही है। और भारत के अलावा भारत का पड़ोसी नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। तो भारत के, नेपाल के या दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू है, वे अपने स्तर पर भी इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और सरकार तो करेगी। अगर हम इंडिविजुअल या हिंदू समुदाय की बात करें तो हम मानवाधिकार संगठनों से संपर्क कर सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच है, उसको पत्र लिखें, सामूहिक पत्र लिखें, और बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के तथ्य उन तक पहुंचाएं। फिर इसके अलावा सोशल मीडिया पर हम अपनी बातों को बेधड़क रख सकते हैं और इस मुद्दे को जोर शोर से उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा मुद्दा हमें नज़र आता है, किसी ने पोस्ट किया है, तो हम उसे शेयर तो कर सकते हैं। हम अपने से भी मुद्दे सोशल मीडिया पर उठा सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस संबंध में जागरूक हो सके और बांग्लादेश पर दबाव बनाया जा सके। प्रभावित हिंदुओं के सहयोग और समर्थन में हमारा आवाज उठाना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। बांग्लादेश के खिलाफ वैश्विक समुदाय भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इन वैश्विक समुदायों तक अपनी बात पहुंचानी होगी और उनको इसके लिए जागरूक करना होगा। बांग्लादेश पर राजनयिक प्रतिबंध जैसे कार्रवाई किए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो बांग्लादेश पर राजनयिक प्रतिबंध लगाए। इसके लिए हम मार्क्स डेपुटेशन मेमोरेंडम साइन कर सकते हैं और उन्हें यूनाइटेड नेशन को भेज सकते हैं। मानवाधिकार जो संगठन है, एमनेस्टी हो या फिर यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, उससे उसकी जांच करने की मांग करा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसके खिलाफ पिटीशन दायर कर सकते हैं और एक तरह से स्वघोषित तौर पर आर्थिक प्रतिबंध, स्वघोषित प्रतिबंध हम लगा सकते हैं, जिसे हम बायकॉट कर सकते हैं। भारतीयों की आर्थिक बहिष्कार करने की ताकत क्या है, इसका उदाहरण हम बीते दिवाली में देख चुके हैं कि चाइना की को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा जब, और यह कोई अभियान नहीं चला था, लेकिन लोग अब जागरूक हो चुके हैं और उन्होंने इस दिवाली चीन निर्मित वस्तुओं की खरीदारी करने से अपने को दूर रखा और इसका नतीजा हुआ कि चीन को एक बहुत बड़ी रकम का नुकसान उठाना पड़ा।
कई लोग ये कहते हैं कि भारत को भी पहल करनी चाहिए और बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप कर देना चाहिए। इसका उदाहरण वे लोग इजराइल के साथ देते हैं कि इजराइल कैसे एक यहूदी देश है और वह यहूदियों के हितों की रक्षा के लिए वो हर कदम उठा लेता है, तो भारत को भी बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है, कहने और सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो ये घटनाएं हैं, ये इतना तत्कालिक है कि इसके लिए हमें सैन्य हस्तक्षेप जैसे हमारे देश को नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं कि नहीं करना चाहिए। इजराइल की बात अलग है, भारत की बात अलग है। भारत की छवि एक जो पूरे विश्व में है, वह एक दूसरी तरह की छवि है। दूसरा, उस छवि को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा, बांग्लादेश इस मामले को अपने पर आक्रामकता के रूप में प्रसारित करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच दोनों के संबंध काफी हद तक क्लोज रहे हैं और डिपेंडेंसी भी रही है। हालांकि बांग्लादेश के साथ भारत के जो व्यापारिक ताल्लुकात हैं वह लगभग 16 बिलियन डॉलर की है, और आज की तारीख में भारत के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है कि अगर आर्थिक प्रतिबंध लगा दे, व्यापार बंद कर दें, तो 16 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है उससे भारत को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसे वहन न किया जा सके, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर भारत के पास रास्ते क्या है? तो भारत के पास रास्ते हैं कि भारत यूनाइटेड नेशन, जो कि एक तरह से निष्क्रिय संस्था है लेकिन फिर भी है, यूनाइटेड नेशन को पक्ष में लेकर और बांग्लादेश में एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी कहता है कि जब कोई देश अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में असमर्थ हो जाए, तब यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन जा सकती है या फिर उसके पड़ोसी देश वहां मानवीय आधार पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। कई लोगों की राय है कि जिस क्षेत्र में हिंदू बहुल लोग हैं, भारत उन क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले ले। यह कोई कठिन काम नहीं है भारत के लिए, शायद 24 से 48 घंटा लगे और हम उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन यह कब्जे में लेना एक दीर्घकालिक या दीर्घकालिक क्या हम कहें कि अनंत तक वह एक संघर्ष का एक पॉइंट बन जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को बड़ी सावधानी से सारे मुद्दों को देखते हुए इसके कूटनीतिक समाधान निकालने चाहिए। हाँ, बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए स्वाभाविक तौर पर, जैसे त्रिपुरा ने एक तरफा व्यापार बंद करने की घोषणा की है, असम से हो, और पूरे देश भारत एक तरह से जो एक्सपोर्ट है उसे रोक दे। इससे बांग्लादेश पर दबाव बनेगा, क्योंकि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में उसकी मजबूरी भी है भारत के साथ। लेकिन अब जरूरत आ पड़ी है, अब लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। पश्चिम बंगाल से लगे पेट्रोपोल सीमा पर धरना प्रदर्शन जारी है। अब लोग उद्वेलित हैं और भारत सरकार
भले संयम से काम ले रही है, बहुत अच्छी बात है, संयम से ही कार्य करना चाहिए, लेकिन संयम की अवधि इतनी दीर्घ भी न हो कि लोगों का धैर्य खत्म हो जाए। अतः सरकार को इस मामले में त्वरित कदम उठाने चाहिए और सार्थक और ठोस कदम भी हो। और साथ ही हमारी आप सबसे अपील है कि आप वैश्विक संगठनों तक अपनी वहाँ तक बांग्लादेश की चीज़ों को आगे बढ़ाएं, सोशल मीडिया पर मुखर हों। मैं स्वयं इन संस्थानों को से संपर्क करने वाला हूँ और उन तक बांग्लादेश की मामले को तथ्यपरक जानकारियाँ भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर जहाँ कहीं भी हो, इस अत्याचार, इस नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाएं। नमस्कार।